ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कल देर शाम दिल्ली दहली थी और आज इसी धमाके को लेकर जांच बढ़ रही है आगे। इस वक्त दिल्ली कार धमाके पर एक हाई लेवल मीटिंग जो शुरू हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। सुबह 11 बजे का समय था, तय समय पर यह बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू। एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बैठक में मौजूद हैं। आईबी के डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद हैं। गृह सचिव इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ मौजूद हैं। जरा पवन से ही जानते हैं। पवन, ये हाई लेवल बैठक और इस बैठक के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आधिकारिक बयान इस धमाके को लेकर सरकार की तरफ से देश के सामने रखा जाएगा और पुष्टि की जाएगी कि आखिर ये धमाका क्या था, ये हादसा या साजिश? इस सवाल का आधिकारिक जवाब मिलेगा? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ही ये बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे गृह सचिव की बात करें, आईबी डायरेक्टर की बात करें, डीजी एनआईए की बात करें, जो सब रात से ही वहां लगातार आपने देखा कि तमाम एनआईए की टीम वहां लगातार मौजूद थी, दिल्ली पुलिस की तमाम एफएसएल की टीम वहां मौजूद थी, लगातार जाँच की जा रही थी। जब देर रात को गृह मंत्री का एक बयान भी सामने आता है और उसमें बयान में ये जो प्रारंभिक जो जाँच के आधार पर जो साक्ष्य मिले थे उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। लेकिन पूरी रात जो है लगातार गृह मंत्री को अपडेट्स दिए जाते हैं। उसके बाद में अब ये बैठक बड़ी बैठक रह गई है। तमाम संभवतः जो पूरी रात के जो अब डेवलपमेंट्स होंगे कि किस ओर ये जांच जा रही है, अब तक की जांच में क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या जब जैसे चाहे वो बात करें फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें, उसका जिक्र सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर से तार जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। तो ये सारी विषयों को लेकर गृह मंत्री को अपडेट दिया जाएगा और संभवतः फिर वो जानकारी जो है सबके साथ में साझा करने की भी जो संभावना है वो है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी तक ये बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि ये सिर्फ एक मतलब इंसिडेंटल कोई घटना थी या पूरा एक ब्लास्ट हुआ, सुसाइड अटैक था, या किस तरह से, या कहीं और अटैक करने की प्लानिंग थी। तो किस तरह से पूरी एक घटना सामने आई है ब्लास्ट की, उसको लेकर एक एक अपडेट जो है गृह मंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद में संभवतः वो सबके साथ साझा भी किया जाएगा कि किस तरह से पूरी घटना सामने आई है। हालांकि इसको लेकर एक बड़ी तमाम जो जानकारियां सब निकल के आ रही हैं कि चाहे वो अल फतेह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की बात करें, किस तरह से वहां से एक जो डॉक्टर हैं, कल उनको पहले गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 3000 किलो जो विस्फोटक है वहां से वो रेड में जब्त किया गया। उसके बाद में चाहे डॉक्टर उमर की बात करें जो कि उसमें मास्टरमाइंड जो शामिल बताया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब तक की जांच के आधार पर उस पर एक क्लियर पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगी होगी। उसको लेकर गृह मंत्री ने एक ब्रीफिंग को लेकर एक अपडेट जो है तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं कि कहाँ तक जाँच आगे बढ़ी है। उसके साथ साथ देश के जो अन्य जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो है जो सुरक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद में तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें भी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, वहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए जाते हैं। तमाम जो राज्यों के पुलिस अधिकारी से लगातार वो जो गृह सचिव हैं तमाम अपडेट ले रहे होते। तो ऐसे में अन्य जो बड़े शहर हैं उनकी जो इस समय क्या सुरक्षा की हालात हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और उसके साथ साथ इस जो पूरा घटना हुई है, ब्लास्ट की जो घटना हुई है, उसमें किस तरह की अब तक जांच आगे बढ़ी है और किस ओर वो जांच जा रही है, उसको लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो गृह मंत्री को ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, इस मामले में हमने देखा था कि घटना के बाद कल देर शाम ही खुद गृह मंत्री अमित शाह वो मौका वारदात पर भी पहुंचे थे। वो एलएनजेपी अस्पताल भी गए थे, वहां जाकर उन्होंने घायलों का भी हालचाल जाना था और साथ ही उनकी तरफ से बड़ी बात ये कही गई थी कि देखिए ये क्या है, इसको लेकर गहराई से जांच की जाएगी और इस धमाके के पीछे जो भी सच है वो सामने आएगा, हर एंगल को लेकर जांच की जाएगी। तो रात भर जांच एजेंसियों की एक्टिवनेस हमने देखी, रात भर जांच एजेंसियां किस तरीके से एक्शन में रही ये हमने देखा। और आज सुबह से भी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी टीम एक एक कर फिर से मौका वारदात पर पहुंच रही हैं, एफएसएल की टीम मौका वारदात पर पहुंच रही है। तो अभी तक इस हाई लेवल मीटिंग में जब ये तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे होंगे और ये गृहमंत्री को ब्रीफ देंगे तो यकीनन इनके पास कुछ ठोस सबूत होगा गृहमंत्री के सामने रखने के लिए। पवन,
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने लगातार दर्शकों को हम एबीपी न्यूज़ दिखा रहे थे किस तरह से जांच एजेंसी जो है वो काम कर रही है, जो एफएसएल की टीम है वो किस तरह से साक्ष्य वहां से स्पॉट से उठा रही थी, उसके अलावा जो एनआईए की टीम है वो अपने लगातार वहां से साक्ष्य उठा रही थी और हर चीज़ की बारीकी से जाँच की जा रही थी कि क्या क्या सबूत वहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं। ह्यूमन पार्ट्स भी मिले थे, गाड़ी के टुकड़े भी मिले थे, उसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं, जो वहाँ जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही थी। सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो लगातार खंगाले जा रहे थे कि कितने बजे वो गाड़ी, जो I-20 का जिक्र गृह मंत्री ने अपने बयान में किया था, कितने बजे वो गाड़ी कहां से निकली थी, कौन कौन लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, क्या उसके स्टेटस था। वो सारी चीज़ों की पूरी रात भर तमाम जो जांच एजेंसीज है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट तैयार करके अब गृह मंत्री को अपडेट दिया जाएगा कि अब तक की जांच के आधार पर क्या प्रारंभिक एक नतीजे निकले। क्योंकि तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर RDX अगर ब्लास्ट होता है तो जहां ब्लास्ट होता है वहां गड्ढा हो जाता है, ऐसी बात सामने आ रही थी। उसके अलावा जो पार्ट्स जो होते हैं जिस गाड़ी में या जिस जगह ब्लास्ट होता है वो कालापन उस जगह आ जाता है, तो उन सब चीज़ों को देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया था, क्या ये उस ब्लास्ट में कौन सी चीज़ें शामिल थी और किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, और ये कहीं क्या वहीं जो ब्लास्ट करने की साजिश थी या उसके अलावा किसी अन्य लोकेशन में ब्लास्ट करने की साजिश थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है रात भर की जो जाँच चली है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई होंगी, तो उन सब को लेकर अभी गृह मंत्री को अपडेट दिया जा रहा है और उसके बाद में एक साधारण तौर पर एक बड़ी पिक्चर एक सामने आएगी और ये बताया जा सकता है, संभावित है कि ये आखिर ये ब्लास्ट क्या था और ब्लास्ट के पीछे की कहानी जो है वो किस तरह की थी। तो अब से जांच एजेंसीज के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, क्योंकि इसमें जो जम्मू कश्मीर का कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि जिसने जो गाड़ी खरीदी थी वो 2 भाइयों को भी पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट कर लिया है, लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में इस पूरी कड़ी जो है वो कैसे जुड़ रही है, पॉइंट डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, दिल्ली, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, क्या इसके अलावा कहीं और भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो उन सब बातों को लेकर जो रात भर जांच एजेंसी ने अपनी डिटेल जो है वो जोड़ी है, क्योंकि जिस जगह ब्लास्ट हुआ था, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा था उसने क्या फ़ोन पे किसी से बात की, अगर फ़ोन पे बात की तो किस किस लोगों से फ़ोन पे बात की, उनको लगातार जो वहाँ के लोकल टावर्स हैं जो लाल किले के आसपास से, उसकी जांच डिटेल निकाली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें रात भर जांच एजेंसीज ने एक एक डिटेल को खंगाला है और खंगाल कर एक अपनी सबसे प्रारंभिक एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको गृह मंत्री से ब्रीफ किया जा रहा है और उसके बाद में एक तस्वीर कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी पिक्चर जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी कि आखिर इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में क्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा पवन, जिस बात का जिक्र अभी आपने किया ना कि कल जब ये धमाका हुआ और उसके बाद धमाके के बाद जो अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आई और बार बार जिस बात को दोहराया गया कि देखिए अगर ये किसी तरीके का विस्फोटक होता तो फिर जहां पर धमाका हुआ है वहां पर गड्ढा हो जाना चाहिए था, ये बात बार बार दोहराई गई है, अलग अलग स्तर से ये बात दोहराई गई है। इसके अलावा दूसरी बात ये कही गई कि अगर ये किसी तरीके का विस्फोटक होता और उसका इस्तेमाल होता तो फिर अगर ये कोई धमाका जानबूझकर किया जाता तो यहाँ जो लोग घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनके शरीर में छर्रे होने चाहिए थे, स्प्लिंटर्स होने चाहिए थे, ऐसी कुछ भी नहीं निकला है। जो घायल हैं या जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आया। लेकिन बावजूद इसके ये मामला जितना संदिग्ध नजर आता है वो केमिकल अमोनियम नाइट्रेट करीब 3000 किलो कल जिसकी बरामदगी हुई है फरीदाबाद से, जो नाम सामने निकल कर आते हैं डॉक्टर आदिल से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर शाहीन से लेकर और ये डॉक्टर उमर जो खुद I-20 कार चला रहा था, क्या माना जाए ये खतरा अपने आप में बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पर मोडस ऑपरेंडी इस आतंक के नेटवर्क की अब बदली हुई नजर आ रही है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैं भी जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जब ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं गड्ढा ब्लास्ट की लोकेशन पर दिखाई देता है, बहुत सारी जो जिस चीज़ में ब्लास्ट होता है वो उस पर कालापन आ जाता है, छर्रे लगे हुए दिखाई देते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ कम से कम जो लोकेशन पर और जो लोग उसमें घायल हुए जिनकी डेथ हुई उसमें सामने नहीं आ रही है। तो आखिर में ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किस चीज़ से ये ब्लास्ट हुआ, वो सारी चीज़ें जाँच एजेंसीज जो हैं वो लगातार इस पूरी जाँच में लगी हुई है और पूरी रात भर जो है इन सब जांच जो विषयों को लेकर लगातार जांच एजेंसी ने अपनी जांच की और उसके बाद में ही एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर ही गृह मंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है।
क्योंकि वहाँ एनआईए की टीम भी थी और एनआईए की जो बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड होती है वो बहुत एक्सपर्ट है। जो आधुनिक तरह के जो ब्लास्ट करने के तरीके होते हैं वो लगातार एनआईए को उन सब सारी प्रोसेस की जानकारी होती है, वो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए वहाँ एनआईए की टीम भी रात भर वहाँ जांच में लगी रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही वहाँ लगातार एक अपडेट जो है वो तैयार किया गया है और जब ब्रीफिंग जब लगातार गृह मंत्री को दी जाएगी उसके बाद में संभवतः जब सबके सामने साझा की जाएगी तो उसमें पिक्चर जो है थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि ये ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट के अंदर कौन सी किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या इसमें शामिल था और किस तरह से इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। तमाम तरह की थ्योरीज जो सामने आ रही हैं, चाहे वो फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें या सहारनपुर मॉड्यूल की बात करें या जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तार जुड़े हुए होने की बात करें, तो इन सब मॉड्यूल के पीछे की कहानी क्या है और इस ब्लास्ट में उनका कितना हाथ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब तक कम से कम जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो गई होंगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर गृह मंत्री को भी ब्रीफ किया जा रहा है और उसके बाद में हो सकता है संभावित तौर पर वो कहीं ना कहीं जानकारी छट के मीडिया के सामने भी सामने आए। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सुशील, जो एक एक कर जांच टीम्स पहुंच रही हैं मौके पर, जांच कर रही हैं, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहां से वापस लौट रही हैं, सूत्र अब क्या जानकारी दे रहे हैं? अब तो दिन निकल आया है और दोपहर होने को है। दूसरी तरफ गृह मंत्री के आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही है, अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? सुशील, एक बार फिर से मूवमेंट वहां पर देखा जा रहा है गाड़ियों का। सुशील, जो पार्किंग स्पॉट है रोमाना, यहाँ पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां पहुंच रही हैं, चूंकि यहाँ से लाल किले के अंदर भी गाड़ियां जा रही हैं और इस पार्किंग लॉट पर लगातार जो जांच है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी एनएसजी की जो टीम थी वो पहुंची थी। और साथ ही साथ ये जो सामने आप मेरे मोहल्ला देख रही हैं, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की जो लोकल यूनिट है उन्होंने अंदर जाकर भी लोगों से पूछताछ किया है। यानी कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस पूरे इलाके में पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, सबूत जुटाने में लगी है कि क्या कोई ऐसा अहम सबूत उनके हाथ लगे जिससे इस पूरे मामले के तार को जोड़ा जाए। और जिस तरह से अब फरीदाबाद मॉड्यूल की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वहां पर तमाम विस्फोटक, जो संदिग्ध विस्फोटक है वो मिले थे, वॉकी टॉकी मिला था और 3 जो बड़े लोग हैं, मुजम्मिल जो फिलहाल वहां पर उसकी निशानदेही पर, जब इतने बड़े विस्फोटक की बरामदगी होती है तो सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां ये मान रही थी कि इस बड़े ऑपरेशन को क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चूक जरूर हुई और अब शायद उसी चूक को सुधारने के लिए भी सुरक्षा एजेंसियां तेजी से इस पूरी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई हैं। सीसीटीवी के जो सीडीआर हैं ये, और इसके आगे भी नुमाना जो सीसीटीवी चौराहे पर लगा है उस पूरे सीसीटीवी के सीडीआर को यहां से निकाला गया है और उसके बाद इस पूरे इलाके को अब साफ कर दिया गया है। किसी भी लोगों की गाड़ियों को खड़ी होने की इजाज़त यहाँ पर अब नहीं है, केवल यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं। चूँकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अधिकारियों का बहुत ज़्यादा है। पार्किंग में थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के और एफएसएल टीम की कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो पार्किंग में भी घूम फिर कर जाँच कर रहे थे, कुछ अहम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और आप देख भी सकती हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन तमाम गाड़ियों को फिलहाल यहाँ स्पॉट से हटाने की भी जो कवायद है वो कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्पॉट था, 3 घंटे की जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, उस गुत्थी को भी सुलझाने में स्पेशल सेल और जो सेंट्रल एजेंसियों की टीम है वो लगी हुई हैं। इसीलिए जो डेटा डंप यानी कि मोबाइल डेटा है उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इतने इलाके में जो एक्टिव था मोबाइल, उन मोबाइलों के डेटा को भी खंगालने की अब कवायद शुरू की गई है। 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डेटा को खंगालने में जुटे हैं कि क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं। और इसीलिए सुशील, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, खासतौर से इस पार्किंग एरिया का जहां पर ये i20 कार जो लाल किला वाली पार्किंग है, वहां पर कल करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां पर ये पार्क खड़ी हुई थी पार्किंग एरिया में, और उसी के अंदर बैठा हुआ था जो गाड़ी चला रहा था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यही डॉक्टर उमर मोहम्मद था। तो उस दौरान क्या इसकी कोई तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई है जिसपे ये मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ नजर आ रहा है, और चेहरा इसका साफ चेहरा नजर आ रहा है या फिर मास्क चेहरे में लगा रखा है? सीसीटीवी में कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है?
जी देखिए, सीसीटीवी में जो तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं उसमें मास्क लगा हुआ चेहरा फिलहाल निकल के आ रहा है, चूंकि फ्रंट पे सीसीटीवी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस इलाके में गाड़ी को पार्क किया गया है और इतनी सावधानी से पार्क किया गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले इस इलाके में रेकी ना की गई हो। बिना रेकी के ये हो नहीं सकता है कि इन तमाम लोगों को, यानी कि ये जो कथित आतंकी हैं, इनको ये नहीं पता कि गाड़ी पार्क कहाँ होगी, पार्किंग से कितनी दूरी पर भीड़ भाड़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इसी जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, यहाँ पर फिलहाल गाड़ी को पहले पार्क किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने रेकी जरूर की होगी, यहाँ पर आकर उन्होंने देखा होगा कि अगर ऑपरेशन को अंजाम देना है तो गाड़ियों को खड़ी कहाँ करना है, कहाँ पर बैठना है और कितने बजे निकलना है, कितना भीड़ कितने बजे होता है। इन तमाम चीज़ों की बिना रेकी हुए ये फिलहाल इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और जिस तरह से और फरीदाबाद में अगर ये डॉक्टर रह रहे थे, जैसा कि जानकारी सामने निकल कर आ रही है, यहाँ फरीदाबाद अल फलाह कॉलेज और यहाँ से इन डॉक्टर्स का कनेक्शन, तो जाहिर सी बात है फरीदाबाद और दिल्ली में ज्यादा दूरी, ज्यादा फासला तो है नहीं, तो बहुत मुमकिन है कि इन सभी डॉक्टर्स ने दिल्ली आकर दिल्ली में अलग अलग स्थानों की रेकी पहले से कर रखी हो और ऐसे में अपने लिए अलग अलग टारगेट्स भी इन्होंने सेट कर रखे हो। वो तो भंडाफोड़ हो गया। वक्त रहते वो डॉक्टर आदिल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी यहीं फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई और उसी के निशानदेही पर ये करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो कल बरामद कर लिया गया था, उसी में एक नाम ये डॉक्टर उमर का जो i20 कार चला रहा था इसका सामने आया। और ये i20 कार लेकर आता है और यहाँ लाल किले वाले इलाके में दोपहर में एंटर कर जाता है दिल्ली में। जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से सुशील मिला है उसमें 3:18 का समय है। 3:18 वो फरीदाबाद वाला ही रास्ता है, वहां से अगर ये बदरपुर बॉर्डर पार करते हुए दिल्ली में आया होगा तो ऐसा नहीं है कि इसने दिल्ली में आते साथ ही लाल किला तक ये पहुंच गया होगा 4:15 बजे तक, 4:30 बजे तक। आते साथ ही जो भी मंसूबा लेकर ये आया था इसने उसको अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसने शाम ढलने का इंतजार किया। और शाम ढलने का इंतजार करने का मतलब ये है कि इसने भीड़ बढ़ने का इंतजार किया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये पहुंचा सके। यही इसकी मंशा रही होगी। शुरुआती जानकारी में यही तस्वीर उभर रही है क्या सुशील? जी बिल्कुल रुमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आप कह रही हैं कि जिस तरह से शाम का इलाका होता है, लोग निकलते भी हैं। आप देखिए एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार एनएसजी की टीम, डिफेंस की टीमें और साथ ही साथ तमाम देखिए एनएसजी के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये चूँकि पूरा इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर गाड़ी यहाँ पर पार्क थी तो गाड़ी में वो यहाँ पर बैठा रहा, और अगर यहाँ से वो निकलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रास्ता है जो सीधे फिलहाल आपको जहां से हम सुबह जा रहे थे, अगर वो रूट खुला रहता है तो सीधे लाल किला यहां से महज 5 मिनट की दूरी पर है। 5 मिनट में अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो 2 से 3 मिनट में अगर रेड लाइट ना हो तो आप लाल किले के फ्रंट गेट पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि यहां पर गाड़ी खड़ी की गई और खड़ी करने के बाद ये इंतजार किया गया कि शाम को जब क्राउड हो, ऑफिस भी छूटता है, 6 बजे के आसपास लोग घूमने भी आते हैं शाम को, जब भीड़ बढ़ती है तब ये प्लानिंग की गई कि जब यहाँ पर लाल किले के आसपास भीड़ बढ़ेगी तब इस साजिश को अंजाम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि मूविंग कार थी, तो अगर मूविंग कार थी और ब्लास्ट होता है तो ये प्लान पहले से ही फिलहाल किया गया होगा कि कितने बजे उस इलाके में पहुंचना है जब भीड़ होगी, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की जो डेंसिटी है उतनी तीव्र थी, इतना तेज था कि आसपास के लोग भी सहम गए, अफरा तफरी मच गई। और जिस तरह से उसके आसपास की गाड़ियों के फरकच्चे उड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपने आप में एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और शायद इसी साजिश के हिस्से को क्रैकडाउन करने के लिए सभी सेंट्रल एजेंसियां लगी हुई हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं और तमाम पल पल की जानकारी और अपडेट ले रहे हैं कि अभी तक जांच का प्रोग्रेस क्या रहा, कहां तक एजेंसियां पहुंची। अच्छा, और लगातार दिल्ली पुलिस की जरा ये भी बताइए, पवन गौड़ भी हमारे साथ मौजूद है, जरा पवन का रुख कर लेते हैं और पवन से जानते हैं। पवन, वो हाई लेवल बैठक शुरू हो गई है गृहमंत्री के आवास पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल तक जो खबर सामने आई थी उसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इनकी गिरफ्तारी की बात आई थी। कुल 8 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। सवाल ये कि डॉक्टर उमर का नाम कल ही सामने आ गया था, क्या कुछ और नाम भी इन डॉक्टर्स के नेटवर्क में अभी ऐसे मौजूद हैं जो पुलिस की रडार पर तो हैं लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं? जिस तरीके से कल तक ये डॉक्टर उमर का नाम उस लिस्ट में था लेकिन डॉक्टर उमर फरीदाबाद से निकल गया था, पुलिस की गिरफ्त में कल नहीं आ पाया था। पवन,
देखिए रोमाना, जब जिस तरह से लगातार अब जांच आगे बढ़ती है तो तमाम लोगों के नाम सामने उसमें आते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि जब पहले सहारनपुर से जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में वो पूरी जांच जो है वो पहुंची फरीदाबाद तक, और वहां से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर वो जो विस्फोटक सामग्री थी उसको बरामद किया गया। तमाम तरह के नाम जो है वो एक दूसरे से लिंक जुड़ते हुए चले जाते हैं। और संभवतः ये जो ब्लास्ट है उसका भी कारण यही मतलब समझ में आ रहा है कि जिस तरह से लगातार जब वहां फरीदाबाद में छापेमारी हुई और कई सारे लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, देर शाम तक सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक तकरीबन 8 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर जो है इससे फ्रस्ट्रेट हो गया और उसको लगा कि अब कहीं संभवतः उसके भी पकड़े जाने का नंबर किसी भी समय आ सकता है। उसके चलते वो फरीदाबाद से फरार होकर और यहाँ लाल किले के पास पहुंचता है और यहाँ उस ब्लास्ट की घटना को अंजाम देता है। तो लगातार कई सारी कड़ियां जो हैं वो जुड़ रही हैं। अभी तक जांच एजेंसी जो है इसको बहुत ज़्यादा तरह से किसी के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आगे नहीं लेके आ रही है, क्योंकि किस किस लोग का नाम शामिल है और कौन कौन इसमें ऐड हो गए हैं, या क्योंकि पहले जो बात है सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के साथ साथ किसी और जगह से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है रात भर जांच एजेंसीज ने जो अपनी जांच की है और उसके बाद में जो लगातार एक दूसरे से जो लोगों के संबंध मिले हैं लगातार, जो चाहे फ़ोन पर बात हो, जैसे सुशील भी बता रहे थे कि उस पूरे एरिया के जो फ़ोन के टावर्स हैं उनको लगातार अब जो खंगाला जा रहा है, डिटेल निकाली जा रही है, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं कि क्या जो डॉक्टर उमर है उसने किसी से बात की, क्या बात की, तो वो कहाँ पे बात की, कहाँ से कोई इसको क्या कोई हैंडल कर रहा था, या यही डॉक्टर उमर जो है वही सबको हैंडल कर रहा था। वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जांच जब आगे बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि रात भर जांच एजेंसीज ने अपनी जांच की। अभी आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले जो डीजी एनएसजी हैं वो भी गृहमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि एनएसजी की टीम भी लगातार पूरी रात जो है वो जहां विस्फोट हुआ था वहां पर लगातार उन्होंने भी अपने स्तर से जांच की है। एनएसजी भी लगातार, उनकी एक टीम होती है जो कि विस्फोट वगैरह में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी, क्योंकि ये विस्फोट जो है वो आम विस्फोट नहीं है, आरडीएक्स वाला। तमाम जो बातें जो सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि ना गड्ढा हुआ, ना काला ऊंचाई, ना छर्रे निकले, तो ये सारी चीज़ें कि आखिर किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ, तो एक एक कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है कि इस पूरे जो विस्फोट हुआ पूरे मामले के तार जो हैं कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर जाने से पहले उन्होंने गृहमंत्री से लगातार ब्रीफ लेते रहे। गृहमंत्री भी लगातार जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे लगातार बातचीत करते रहे, स्पॉट पर जाते रहे। तो एक एक चीज़ की गहनता से जांच की जा रही है, एक एक जो कॉन्टैक्ट है उसको लगातार जांच एजेंसीज ट्रेस कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, सहारनपुर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, एक एक कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है और कि इस कड़ी के तार कहां तक सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ये जानना कि ये जो धमाका हुआ, क्या इस धमाके में उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ जो अमोनियम नाइट्रेट करीब 3000 किलो फरीदाबाद से बरामद हुआ था। क्या उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है दिल्ली कार धमाके में? ये वो सबसे बुनियादी सवाल है। जब इस सवाल का जवाब सामने होगा उसके बाद ये तस्वीर कुछ और साफ हो जाएगी, ये गुत्थी कुछ और सुलझ जाएगी। इस बीच सीधे सुशील पांडे के पास मैं दर्शकों को लेकर चलूंगी। और बड़ी खबर सुशील, दिल्ली में एहतियात बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है ऐतिहासिक स्थलों से लेकर दिल्ली के बड़े बाजार, वहां पर कैसे चौकसी और चाक चौबंद की जा रही है, इसको लेकर अपडेट क्या है सुशील? जी देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस सूत्रों से जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो व्यस्ततम बाजार हैं, चाहे वो बात करें सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, इन तमाम इलाकों में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को एक्स्ट्रा एफर्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है। यानी कि सुरक्षा जो है वो वहाँ पर अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। एहतियातन ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, ऐसे में दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा के मामले में किसी भी तरीके से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। इसीलिए तमाम जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी तो सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही साथ बड़े जो बाजार हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं अतिरिक्त उनकी तैनाती की गई है। देखिए आप देखिए, लगातार डॉग स्क्वाड और एनएसजी की लगातार जो टीमें हैं उनका मूवमेंट है और लगातार इस पूरे इलाके को अब जांचा भी जा रहा है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीमें, आईबी की टीमें यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। वजह यह है कि ये जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके के जो फिलहाल मोबाइल डेटा हैं उनकी जांच की जा रही है। तमाम जो आप देखिए एनएसजी के जो जवान हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में अब जांच
कर रहे हैं पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर धमाका अमोनियम नाइट्रेट के जरिए हुआ और डॉक्टर उमर जो सूत्र बता रहे हैं कि वही i20 गाड़ी में मौजूद था, वही गाड़ी फरीदाबाद से दिल्ली लेकर आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ और साजिश अभी ऐसी बाकी छोड़ी हो यहां पर जिससे दिल्ली के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच रहा है। एनएसजी के कमांडो से लेकर एनआईए की टीम से लेकर तमाम जांच एजेंसियों की टीम्स एक एक करके मौके पर जा रही हैं। बार बार पूरे इलाके को छाना जा रहा है, हर सबूत हर सुराग इकट्ठा किया जा रहा है। और इस बीच देश के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली धमाके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, धमाके का जो भी जिम्मेदार बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है, धमाके की तेजी से जांच एजेंसियां कर रही हैं और जल्दी ही जांच की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो रक्षा मंत्री का ये बयान, और इस बयान से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला अब हादसा तो नजर नहीं आता है और ये मामला सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधि से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी इस धमाके का जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Imagine the entire defense ecosystem, right from the spark of an idea in a research laboratory to its field validation in the forward bases, from the flow of the materials through our supply chain to the flow of intelligence through our command centers. Technology must serve as the connective. तो रक्षा मंत्री की तरफ से देश को यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो जांच की जा रही है और जांच में जो तस्वीर सामने आएगी उसकी जानकारी भी जल्द देशवासियों के साथ साझा की जाएगी। और ये जरूरी भी बहुत हो जाता है क्योंकि आम लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। कार धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक कार धमाके में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कल तक जो आंकड़ा 9 का था अब बढ़कर 12 पर पहुंच गया है। आप जानते हैं जो घायल हुए थे उनमें से कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और ऐसे में अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। इससे पहले 14 साल पहले जब दिल्ली दहली थी और जब 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाके हुए थे तब उन धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा 15 था। और अब 14 साल बाद ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, लाल किला के सामने जो सड़क है वहीं पर जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन है उसी की गेट नंबर 1 के सामने i20 गाड़ी में जो धमाका हुआ उसी की चपेट में आकर अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो गई है। कुछ शव ऐसे जो बुरी तरीके से जले हुए हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और जिन शवों की शिनाख्त हो रही है उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हुआ। शवों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस बीच दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं वहीं लाल किला वाले इलाके से, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम, फॉरेंसिक कर्मी और साथ ही अन्य जांच एजेंसी कर्मी मौके पर मौजूद हैं। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत तलाशे जा रहे हैं, एक एक सबूत को चुना जा रहा है। और साथ ही ये देख रहे हैं आप, इस पे जो Hyundai कंपनी है उसी का ये लोगो बना हुआ है और किसी गाड़ी का ये हिस्सा नजर आ रहा है और ये स्टीयरिंग व्हील किसी गाड़ी का यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में इस तरीके से एक एक सबूत को जो बिखरे पड़े हुए थे इस पूरे इलाके में वहां से चुनते हुए और बाकायदा नापा जा रहा है ये समझने के लिए कि जो ब्लास्ट था वो कितना भीषण रहा होगा, गाड़ी का कौन सा हिस्सा कितनी दूरी पर जाकर गिरा, उसी से समझ में आएगा कि धमाके की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर ये है और दुखद खबर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 9 से बढ़कर अब यह आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी शिवांग एलएनजेपी अस्पताल से पल-पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवांग, सुबह भी मैं और आप बात कर रहे थे और तब हम यही कह रहे थे कि कई ऐसे घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हीं में से और 3 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। गंभीर बाकी कितने हैं, उनकी स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए मौत का आंकड़ा 3 और बढ़ गया है और अब तक की जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है कार ब्लास्ट में। और उसके अलावा ये जानकारी दी जा रही है कि एक व्यक्ति बेहद ज्यादा गंभीर हालत में ट्रामा डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती है और उसके अलावा 20 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए ये स्थिति है लगातार कि एलएनजेपी में घायलों का उपचार चल रहा है और उसके अलावा जो बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस है उनका इलाज ट्रामा सेंटर के अंदर एक डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की पूरी टीम है बर्ड यूनिट के, वो उनका इलाज कर रहे हैं। और उसके अलावा अब तक
जो मतलब जानकारी सामने आई है कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि एलएनजेपी प्रशासन और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिलकर की है। जी, मृतकों में, घायलों में पुरुषों, महिलाओं, क्या कुछ बच्चों की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है? इसको लेकर कोई ब्रेकअप जो अभी तक अस्पताल की तरफ से दिया गया हो, शिवांग? जी नहीं रोमाना जी, देखिए अभी तक इस तरह का कोई भी ना ब्रेकअप नहीं आया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मृतक ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो अभी तक देखिए पहचान ही नहीं हो पाई है कि आखिर बेसिकली मृतक कौन है, क्या है। तो इसकी वजह से अभी तक बेसिकली सेग्रीगेशन इस स्टेज के ऊपर नहीं हुआ है कि बेसिकली कितने मतलब महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। लेकिन हाँ, जो मतलब अप्रॉक्स आंकड़ा आ रहा है टोटल आंकड़ा, वो आंकड़ा मतलब यही है कि 12 लोगों की अब तक मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और उसमें से एक व्यक्ति बेहद ज्यादा गंभीर रूप से झुलसा हुआ है, जिसका इलाज ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट की पूरी टीम है वो उनका इलाज कर रही है। तो अब तक इतनी ही जानकारी एलएनजेपी प्रशासन के द्वारा दी गई है आधिकारिक रूप से। शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ शव तो बिल्कुल क्षत विक्षत हालत में बुरी तरीके से झुलसे हुए, जिन्हें देखकर पहचान करना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या डीएनए सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं? क्या वहां पर कुछ परिजन रोते बिलखते पहुंच रहे हैं अपने परिजनों की खोज में? शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए सुबह से ही हम लोग लगातार ये स्थिति देख रहे थे कि जो लोग अपने यहाँ पर एलएनजेपी अस्पताल में परिजनों को खोजने आ रहे थे, उनका बेसिकली डीएनए सैंपल लिया जा रहा था। तो अब तक जो मतलब जानकारी मिली है कि यहाँ पर 8 परिजनों का डीएनए सैंपल लेकर और उन्हें बॉडी हवाले कर दी गई है। उसके अलावा जो भी तीन बॉडी पार्ट्स नए आए हैं, 3 बॉडी नहीं आई हैं, उनको लेकर भी डीएनए एनालिसिस लगातार चल रही है, जो भी यहाँ पर परिजन आए थे। तो देखिए अब तक स्थिति लगातार यही है कि देखिए पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जिस तरह से डीएनए एनालिसिस के अंदर लंबी प्रोसेस है, तकरीबन 3 साढ़े 3-4 घंटा लगता है इसमें। तो उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके शवों को एक एक करके हवाले किया जा रहा है परिजनों के पास। लेकिन हाँ, स्थिति बेहद ज्यादा खराब है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लोग अपने खोए हुए परिजनों को सुबह से ही लगातार ढूंढने के लिए एलएनजेपी अस्पताल आ रहे थे या फिर मॉर्चरी आ रहे थे। तो देखिए डीएनए सैंपलिंग लगातार जो भी परिजन आ रहा था उसकी मतलब की जा रही थी, और फिर उसके बाद तो अस्पताल के अंदर कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है और वहां पर जो परिजन पहुंच रहे हैं उनको भेजा जा रहा है डीएनए सैंपल के लिए। इसके लिए क्या वहां पर प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जरा इसका भी ब्यौरा रख दीजिए दर्शकों के सामने। शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए कल रात से तो कुछ भी इस तरह की ना स्थिति नहीं थी, लेकिन आज सुबह से जब से हम लोग ये सारी खबरें दिखा रहे थे, लोगों की ना आवाजें सुनवा रहे थे, उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल का जो इमरजेंसी यूनिट है वहां पर एक हेल्प डेस्क बनवाई गई है। जो भी परिजन अपने खोए हुए परिजनों को मतलब ढूंढने जा रहे थे लोग, तो उनको एक बेसिकली निश्चित डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा रहा था, जहां पर जिनका चेहरा साफ था तो उनसे तो बस खाली शिनाख्त करवा ली जा रही थी। लेकिन जिनका चेहरा नहीं साफ है, बहुत ज्यादा बर्न है, बहुत ज्यादा झुलसे हुए, तो वो सारी डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही उनको शव दिया जा रहा था। और इस पूरी प्रोसेस में एलएनजेपी प्रशासन के अलावा दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मेडिको लीगल का मामला है। और उसके बाद वो सारे पर्चे कंप्लीट करके ही उन्हें शव दिया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका शिवांग, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 12 पर पहुंच गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी शिवांग बता रहे थे, अभी तक 8 शवों की शिनाख्त कर ली गई है, जो शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और बाकी शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डीएनए मिलान के बाद ही शव जो है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। क्षत विक्षत हालत में शव है, बुरी तरीके से कुछ शवों के तो परखच्चे उड़े हुए हैं और एक एक हिस्से को जोड़ा जा रहा है। शिनाख्त करना मुश्किल है, इसीलिए अब डीएनए सैंपल ही एक रास्ता बचता है, डीएनए टेस्टिंग ही एक रास्ता बचता है जिससे शवों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मतलब ये हताहतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। एक बार फिर आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। एक तरफ तो गृहमंत्री का आवास है जहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहां से हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ वही लाल किले वाला इलाका जहां पर कल धमाका हुआ था, चलती कार i20 कार, इसी में धमाका हुआ था और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी है और साथ ही बिल्कुल यहाँ से लगता हुआ वो चांदनी चौक वाला बाजार का इलाका, आज चांदनी चौक मार्केट भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस
इलाके में जो स्कूल हैं वो भी आज बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से अभी यहां मीडिया कर्मी और जांचकर्मी इन्हीं का जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल पूरे इलाके को फिलहाल बंद रखा गया है, तो निश्चित रूप से मीडियाकर्मी और दिल्ली पुलिस के ही जो कर्मचारी हैं उन्हीं की तादाद ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो फिलहाल लाल किले की तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। और चांदनी चौक बाजार जो है वो भी बंद रखा गया है, क्योंकि मेन गेट है जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि लाल किले के सामने का फ्रंट जो गेट है वही चांदनी चौक बाजार वहीं से शुरू हो जाता है। लाजपत राय मार्केट जो है वो भी यहीं से शुरू हो जाता है, तो वो तमाम इलाके फिलहाल बंद रखे गए हैं। चूँकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ गाड़ी के अंदर तो उसके जो आसपास की गाड़ियां थी उसके भी परखच्चे उड़े, जो लोग उसके आसपास गुजर रहे थे उनको भी इसका नुकसान हुआ। तो उन तमाम जगहों पर फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब पूरा जो जांच है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। हालांकि स्पेशल सेल की टीमें लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। 14 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल अभी डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आसपास भी अगर बात करें तो आज जितनी चहल पहल होनी चाहिए उतनी चहल पहल दिख भी नहीं रही है, क्योंकि अमूमन ये वही इलाका है जहां पर फिलहाल लोगों की आवागमनी और जाम हमेशा देखने को मिलता था। लेकिन आप देखिए रोमाना पूरे इलाके को फिलहाल पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। केवल वन वे एक साइड के रास्ते को छोड़ा गया है, जो फिलहाल यहाँ से राजघाट की तरफ से जो रास्ता आता है उसको इसी रेड लाइट से आगे मोड़ दिया गया है। लाल किले को फिलहाल जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है, ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। चूँकि ये पार्किंग सुनहरी मस्जिद का है जहाँ पर हॉट स्पॉट बताया जाता है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी 2 से 3 घंटे, और उस जगह पर लगातार जाँच की जा रही है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट अधिकारियों का ज़्यादा है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई है, स्पेशल सेल की टीम भी जा चुकी है, एनएसजी भी जो है वो जाँच को लेकर अब जा चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मुआयना करने पहुंच भी रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से तार फरीदाबाद से जुड़े, तो फरीदाबाद में भी लगातार छापेमारी चल रही है। अगर बात करें फतेहपुर तेगा गांव की, वहां पर जिस तरह से विस्फोटक रोमाना मिला, उस विस्फोटक के बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा जो ट्रेन मॉड्यूल है उसको क्रैकडाउन किया गया। और ये माना भी जा रहा है कि जब मुजम्मिल के कहने से इतनी बड़ी मात्रा में मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ सुशील। देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है, दिल्ली धमाकों को लेकर जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। धमाके वाली जगह पर इस समय एनआईए की टीम पहुंची है, घटनास्थल पर जांच कर रही है एनआईए की टीम। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। इससे पहले भी एनआईए की टीम जीएमसी बात्रा जम्मू। हाँ जीएमसी और फिर उसके बाद क्या वो जीएमसी अनंतनाग में भी था? नहीं सर, नहीं सर, जीएमसी अनंतनाग में नहीं सर, वो सीधे गया था सिक्किम सोरा में। जी सर, वहाँ से एमडी किया था। एमडी किया था कि यहाँ पर? जी सर, पीजी कंप्लीट हो रहा था। अब वो उधर गया पिछले 3 सालों से। हाँ 3 साल हो रहे थे उसको एसआरशिप मिल रही थी, मुझे लगता है या मिली होगी एसआरशिप। जी सर, वो उधर अल्फला यूनिवर्सिटी में अब वापस आ रहा था। तो अभी जो बात सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि जो इतना विस्फोटक पकड़ा गया, हथियार पकड़ा गया और जैश के लिए वो काम करता था। आपको इस बाबत कोई जानकारी है? जी सर, कुछ नहीं पता है सर, हमें कुछ नहीं पता। जी सर, कुछ नहीं। तो आपका भाई किस तबीयत का था? क्या वो धार्मिक था? क्या वो ऐसे? क्योंकि आपका भाई है तो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा रहमदिल था। ये आप सब लोगों से पूछ सकते हो वो कितना रहमदिल था। जी सर। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की किसी वारदात में वो शामिल हो सकता है? क्योंकि पुलिस और जो सबूत दे रही है उसमें उसको जैश का एक मेंबर बता रहे हैं। सर जी, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें हमारा घर किसी में जब से 89 से मिलिटेंसी शायद शुरू हुई, हमारा कोई केस पुलिस के साथ नहीं है, न हम इसके साथ हैं। क्या आपके घर में कोई और मिलिटेंसी के साथ कभी नहीं सर? नहीं, कभी नहीं सर। कभी नहीं? नहीं सर। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्या लगता है आपको? जी सर, इसमें बहुत सारा इल्जाम भी लगाया जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं हम इस बारे में। तो क्या आपके किसी भाई को या कुछ को अरेस्ट किया? जी सर, आज रात को आए थे 12 बजे, कोई आए थे पुलिस एसओजी वगैरह आए थे, उन्होंने लिया भाई को भी, बड़े भाई हैं, उसका नाम मोहम्मद अब्बास है। जी सर। तो मोहम्मद अब्बास को पकड़ के ले गए। तो कुछ अपने भाई के बारे में बोलिए कि दिल्ली में वो क्या कर रहे थे? क्या अभी कभी गए थे उनके पास दिल्ली?
जी सर नहीं, हम नहीं गए थे। आप नहीं गए? नहीं सर। डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ रहा है, क्या उनमें से किसी के बारे में आपको जानकारी? किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं। किसी के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डॉक्टर उमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिदाई हम उसी ने ये हमला किया था ब्लास्ट, और वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे रहता है। क्या हमें कुछ पता ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं। आप जानते ही नहीं सर। तो क्या पुलिस की तरफ से कोई और जानकारी आपसे मांगी गई, और क्या आपके फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिए गए? मेरा फोन लिया गया है। जी सर। आपका फोन? हाँ सर। तो आखिरी बार आपकी भाई के साथ कब बात हुई थी? वो जिस दिन 14 दिन पहले हुई थी बात। हाँ 10-14। हाँ 10। हर दिन बात हो रही थी, वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, हर दिन। हमारे बाप को भी आ रही, ये भी करता था, हम सब करते थे। वो हमें करता था, सब दिखाता था, देखो ये पेशेंट है, ये इसको ये इलाज कर रहे हैं वगैरह सब कुछ। तो लेकिन आखिरी बार कब बात हुई? जी सर, बृहस्पतिवार के दिन। थर्सडे के? हाँ थर्सडे के छापेमारी शुरू हुई। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद थर्सडे शाम को हम कॉल कर रहे थे, वो हमें शादी थी बहन की, वो मुझे बता रहा था हमें कुछ पैसे वैसे मैं डालूंगा, ये बहन की चीज़ें लानी थी। जिस दिन छापा पड़ा, हमारी बहनें श्रीनगर गई थी चीज़ें लाने। मैं फ़ोन कर रहा था वो भाई को, हमें पैसे डालो, उधर फ़ोन नहीं लग रहा था। जी सर। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। पुलिस बता रही है हमारे पास है, अलबत्ता न हमें मिलने दिया जा रहा है न कुछ। तो देख सकते हैं कि परिवार जो है उनका ये कहना है कि आखिरी बार जो है शुक्रवार से पहले बात हुई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं था। डॉक्टर शकील से जो बात हुई थी, उनकी जो मुजम्मिल। मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ। इस बीच देखिए, ये जो कल धमाका हुआ है, दिल्ली कार धमाके से जुड़ा ये एक नया वीडियो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब धमाका हुआ, लोगों ने धमाका महसूस किया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, लोग यहाँ से आ जा रहे थे, कुछ लोग बाजार में थे, खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, कुछ पैदल थे, कुछ गाड़ियों में सवार थे, कुछ बाजार में दुकानों पर खड़े हुए थे, कुछ खरीद रहे थे। और अचानक से धमाका होता है, सब कुछ हिल के रखा जाता है, लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ती है, और फिर ये भगदड़ सी, ये देखिए आप जरा तस्वीरों में देखिए आप, दूसरी तरफ से लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। इधर मौजूद लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ है, और पीछे से एक रेला हुजूम लोगों का, वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सीसीटीवी जो लगा हुआ था उस पर ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली में ये जो धमाका हुआ, धमाके वाले इलाके में ही सीसीटीवी लगा हुआ था, और धमाके के वक्त की उसी इलाके की एक सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चहल पहल वाला, कितना भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका रहा होगा। और जब धमाका हुआ तो देखिए जरा कैसी अफरा तफरी, लोग दौड़ पड़े। किसी को कुछ समझ में नहीं आया शुरुआत में कि आखिरकार क्या हो रहा है, और फिर हर किसी को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। कुछ लोग यहाँ पर दुकान के भीतर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए कि किसी तरीके से शरण ले लें, बच जाएं, क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। बस धमाके की आवाज सुनाई दी थी, आग का गोला उठता हुआ नजर आया था। धमाका बहुत जोरदार था। जो जानकारी मिल रही है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके को महसूस किया गया, इसकी थर्राहट महसूस हुई। और धमाका कितना जोरदार था ये तो आप इससे भी जान सकते हैं कि धमाका एक गाड़ी में हुआ, लेकिन देखते ही देखते उसने आसपास की 5-7 और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सब गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, जो आसपास में मेट्रो स्टेशन में जो शीशे लगे हुए थे वो चटक गए, दूर दूर तक शीशों के टुकड़े जाकर गिरे, और जो लोग इस धमाके की चपेट में आए उनके जो शरीर हैं उसके भी परखच्चे उड़ गए। और आज सुबह तक ये सिलसिला जारी है। मैं खुद सुबह 6 बजे यह वही लाल किले वाले इलाके में मौजूद थी, और सुबह भी एबीपी न्यूज के सामने हमारे सामने एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। जहां तक दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ था, उस बैरिकेड को पार करके भी एफएसएल की टीम पहुंच रही थी, और वहां पर भी शत विक्षत शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें इकट्ठा करने का काम आज सुबह भी किया जा रहा था। फिलहाल मरने वालों का आंकड़ा 9 से बढ़कर 12 पर पहुंच गया है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो कार धमाका हुआ है उसी से जुड़ी एक
एक और जानकारी, दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार वाले इलाके, यहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में पूरी एहतियात, पूरी चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षाकर्मी दिल्ली में मुस्तैद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।